ओह, बर्मुडा ट्रायंगल, जहाँ पर जहाज और एयरप्लेन चलाने वाले कभी ना खत्म होने वाली छुपन छुपाई खेलने की डील करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता हो कि ये समंदर का रास्ता रहस्यमय है, तो इस धरती की और रहस्यमय जगहों को देखने का इंतजार कीजिए, जो कि इससे भी ज्यादा यूनिक, डरावनी और हिलाकर रख देने वाली हैं। एक ऐसा आइलैंड जो जहाजों को अपनी तरफ खींच लेता है, उससे लेकर मैक्सिको के सुपर जोन ऑफ साइलेंस तक। आइए खबर लेते हैं कुछ बर्मुडा ट्रायंगल से भी ज्यादा रहस्यमय जगहों की। डेविल का समंदर। 1950 से ही बर्मुडा ट्रायंगल ने समंदर और आसमान का सफर तय करने वालों के दिल में डर का घर कर दिया है। कहा जाता है कि इस जगह रहस्यमय तरीके से करीब 50 पानी के जहाज और 20 हवाई जहाज गायब हो गए। ये जगह है नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक समंदर में, जहां कुछ डेल्यूजनल थियरिस्ट का कहना है कि ये काम एलियंस का हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इसके लिए अटलांटिक के खोए शहर की एनर्जी बीम जिम्मेदार हो। सबसे ज्यादा माना जाने वाला सोर्स कहता है कि ये महज पायलट की लापरवाही और खराब मौसम का रिजल्ट है। ये कहना बेमतलब होगा कि जगह हाई सी लेवल और एयर ट्रैफिक के लिए जानी जाती है। तो ये बात चौंकाने वाली है कि नहीं, यहाँ पर ऐसे हादसे ज्यादा होते हैं। लेकिन जहाँ इस एक्सप्लेनेशन से बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ा डर तो थम गया, लेकिन एक और समंदर का ट्रायंगल है जिसने हिस्टोरियंस को कई दशकों तक सर खुजलाने पर मजबूर किया है। ड्रैगन ट्रायंगल टोक्यो के साउथ साइड में पैसिफिक समंदर में एक बड़ा सा एरिया है, जहां पर 1940 से ही कई जहाजों के गायब होने की खबर आई। इस ट्रायंगल के बारे में एक रिपोर्ट का कहना है कि 1955 में जापान की सरकार ने इस एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बड़े से जहाज को भेजा, लेकिन वो खुद ही गायब हो गया और फिर उसे कभी नहीं देखा गया। जहां ड्रैगन ट्रायंगल को सुपरनेचुरल हॉटस्पॉट माना जाता है, वहीं ये भी देखा गया कि ज्यादातर गायब हुई शिप छोटी, कमजोर, यहाँ तक कि मछली पकड़ने वाली नाव थी, जिनके पास किसी भी तरह का रेडियो सिस्टम नहीं था। और तो और जो बड़ा सा जहाज जापान की सरकार ने इसके गायब होने की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा, वो असल में ड्रैगन ट्रायंगल एरिया के समंदर के नीचे के वॉल्केनो को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया था। कहा जाता है ये जहाज 1952 में इसी वॉल्केनो के फटने के कारण गायब हुआ, 1955 में नहीं, जैसा कि किताब में कहा गया है। फिर भी ये भी कहा जाता है कि ये एरिया, जिसे डेविल सी भी कहते हैं, वो खतरों से भरा हुआ है। यहाँ पानी के नीचे कई वॉल्केनो और मीथेन डिपॉजिट्स हैं, जिनके कारण से पानी के अंदर धमाके होते रहते हैं, जिसके कारण छोटी नाव डूब जाती है। अब जब ये बात हो ही रही है, तो मुझे लगता है कि हमें इस एक्सप्लेनेशन पर भरोसा करते हुए देखकर जहाज़ों को गायब करने वाले पानी के अंदर के डेविल और एलियन हंस रहे होंगे। छोटे इंसान कितने नासमझ हैं। तुम अपनी छोटी सी नाव को लेकर बर्मुडा ट्रायंगल जाकर अपनी मम्मी के पास रोने क्यों नहीं चले जाते? हाँ, नेवाडा ट्रायंगल। फ्रेस्नो के रेनो से लेकर लॉस वेगास के बीच करीब 25,000 तक फैले हुए रेगिस्तान में नेवाडा ट्रायंगल है, जिसे जहाज गायब करने वाले बर्मुडा ट्रायंगल का भाई माना जाता है। इससे पहले कि आप मुझे इसके गायब हुए जहाज के बारे में पूछें, मैं आपसे बता दूं कि नेवाडा ट्रायंगल में बीते 60 सालों में 200 से लेकर 2000 एयरक्राफ्ट गायब हो चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर फिर कभी नहीं मिले। गायब हुए प्लेन में से एक मिला, जो कि रिकॉर्ड बनाने वाले स्टीव फॉसेट का था। 2007 के सितंबर में फॉसेट और उनका प्लेन सियरा पहाड़ों में कहीं पर गायब हो गया, जो कि नेवाडा ट्रायंगल के बीच में है। फॉसेट बहुत ही एक्सपीरियंस वाला पायलट था, जिसके पास 2005 में अकेले पूरी दुनिया का चक्कर काटने का भी खिताब था। तो उसके लिए नेवाडा ट्रायंगल के ऊपर की उड़ान तो पार्क में चलने जितनी आसान रही होगी। लेकिन ऑफिसर्स को फॉसेट और उनके प्लेन की कोई भी खबर करीब 1 साल तक नहीं मिली। फिर 1 साल के बाद एक हाइकर को फॉसेट का आईडी कार्ड क्रैश साइट पर मिला। दुख की बात है कि फॉसेट कभी घर वापस नहीं आया। जहां ज़्यादातर हवाई दुर्घटनाएं इंसानी या सिस्टम की गलतियों की वजह से होती हैं, वहीं कईयों ने नेवाडा ट्रायंगल में हुए इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने की खबर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कुछ हिलाकर रख देने वाली थ्योरी कहती हैं कि इन कारनामों के पीछे यूएफओ हैं, खास करके इसीलिए क्योंकि नेवाडा ट्रायंगल फेमस एरिया 51 का घर है, जहाँ ये बहुत ही डरावना कोइंसिडेंस हो सकता है। और यहाँ के पहाड़ और रेगिस्तान इस किस्से को कहीं ना कहीं और ज़्यादा ड्रामेटिक बनाते हैं। वहीं इस नेवाडा ट्रायंगल की कई और अच्छी एक्सप्लेनेशन भी है। इस एरिया में कई खराब जियोग्राफिकल और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, जहां बड़े बड़े पहाड़ हवाई जहाज को तोड़कर रख देने के लिए स्ट्रॉन्ग पैसिफिक हवाओं से टकराते हैं। और क्योंकि नेवाडा ट्रायंगल इतना दूर दराज का सुनसान एरिया है, जहां के मौसम की कोई खबर नहीं है, तो इसलिए इस बार में कोई हैरानी की बात नहीं है कि ज्यादातर क्रैश का पता ही नहीं चल पाया। लेकिन 2000 प्लेन गायब होने की कहानी से झूठी लगती है, जिसको साबित करने के लिए कोई भी सबूत मौजूद ही नहीं है। लेकिन फिर भी इन रहस्यमयी पहाड़ियों को देखकर लगता है कि इनमें कई राज छिपे हुए हैं। लेकिन अगर ये सच है, तो मैंने अपने जीवन में इतनी एलियन पिक्चर तो देख ली है कि दावे से कह सकता हूँ कि चाहे जो भी हो, हम इससे जितना दूर रहें उतना ही बेहतर होगा। जोन ऑफ साइलेंस। कई दशकों से मापिमी जोन यानी कि जोन ऑफ साइलेंस ने उन लोगों के दिल में खुजली कर रखी है जो कि धरती के सभी अजीब इलाकों में इंटरेस्ट लेते हैं।
ये 30 मील में फैला हुआ रेगिस्तान मैक्सिको के डुरंगो में है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि बर्मुडा ट्रायंगल को भी टक्कर देती हैं। कहा जाता है कि इस एरिया में कंपास एकदम से बिना सुध-बुध के घूमने लग जाता है और यहाँ फ़ोन या फिर प्लेन के रेडियो जैसे सभी तरह के मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। आपको लग रहा होगा इस रहस्यमय इलाके में भी कई प्लेन क्रैश होते होंगे। यहाँ कई और रहस्यमय उड़ते हुए ऑब्जेक्ट देखे गए हैं। 1970 में एक अमेरिकन मिसाइल टेस्टिंग रेंज की ओर फेंकी गई जो कि ऐसे ही 400 मील बिना ऑर्डर के उड़ी और फिर सीधा इस साइलेंट जोन में बीचों बीच आकर गिर गई। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ कि रॉकेट ऐसे अपना रास्ता भूल गया और यहाँ गिरा, लेकिन कुछ थियरिस्ट का कहना है कि ऐसा इस मैग्नेटिक जोन के कारण हुआ होगा। कुछ लोकल्स का कहना है कि इस तरह की मैग्नेटिक हरकतें इस एरिया में चट्टानों के पास की मिनरल मैग्नेटाइट के कारण होती हैं, या फिर इसका कारण मेटेरोइड्स जैसे मैग्नेटिक मटेरियल का होना भी हो सकता है। और पूरे 20th सेंचुरी में इस एरिया में कई मेटेराइट्स के गिरने की खबर आई है, जहां दो तो बस 20 साल के अंतर से ही एक ही जगह आकर गिरे थे। इस जोन ऑफ साइलेंस में और भी कई राज छिपे हुए हैं। लोकल्स के हिसाब से यहाँ पर्पल रंग का कटा हुआ कैक्टस पाया जाता है जो कि इस जगह की रहस्यमयी ताकतों को और ज्यादा आकर्षक बना देता है। इतना सब कहने के बाद भी कुछ बातें जहन में रखी जाने वाली हैं, और वो ये हैं कि इस एरिया में जितने भी बहादुर साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन करने गए उनका कहना है कि यहाँ पर उन्होंने किसी भी तरह से कंपास या मोबाइल फोन में एबनॉर्मेलिटी नहीं देखी है। अमेरिकन मिसाइल इंसानी गलती या गलत इक्विपमेंट की वजह से रास्ते से भटक गई होगी। जहाँ तक बात है टूटे हुए पर्पल रंग के कैक्टस की, तो वो बस पर्पल प्रिक लीपर की ही एक प्रजाति है जो कि वातावरण को देखकर टेम्परेचर और पानी की कमी के हिसाब से रंग बदल लेते हैं। लेकिन जहाँ जोन ऑफ साइलेंस पर एक लंबी एक्सप्लेनेशन लिखी जा सकती है, वहीं मुझे शक है कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी बनाने वाले लोगों को चुप कराने के लिए काफी होगी। और अगर मैं ये कहूं कि मैंने किसी बड़े रहस्य की उम्मीद नहीं की थी, तो यह सफेद झूठ होगा। मेकोंग रिवर। पहली नजर में थाईलैंड के फोन फिसे शहर से बहती हुई मेकोंग नदी बिल्कुल किसी आम नदी जैसी लगती है, लेकिन अगर आप इसे एक पर्टिकुलर टाइम पर देखें तो जानेंगे कि इसमें कई राज छुपे हैं जिन्होंने लोकल्स और टूरिस्ट दोनों को ही कई सालों से परेशान कर रखा है। जरा देखिए इसे। हर साल अक्टूबर के आसपास ये दुनिया से परे के बास्केटबॉल के साइज के गोले, जिन्हें नागा फायरबॉल्स कहते हैं, नदी के पानी के ऊपर दिखने लगते हैं। ये गायब होने से पहले आसमान में कई फीट ऊपर रोशनी फेंकते हैं और जहां ये किसी आतिशबाजी जैसे लग सकते हैं, वहीं इनका होना एक रहस्य भी है। लोकल लेजेंड के हिसाब से ये आग के गोले बड़े से नागा नाम के सांप की सांस के कारण आते हैं। कहा जाता है ये सांप पानी की गहराइयों में रहते हैं और अक्टूबर के आखिर में ही अपनी गहरी नींद से जाग जाते हैं, जिससे कि अपनी आग भरी सांस से बुद्धिस्ट गुरु को श्रद्धांजलि दे सकें। जहां इन कहे सुने सांपों का अस्तित्व असल दुनिया में जरा कम ही मालूम पड़ता है, वहीं कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये आग के गोले असल में मीथेन या फोस्फीन के बबल्स हैं, जो कि नदी की सतह पर कचरे के सड़ने के कारण बन जाते हैं। जब मीथेन हवा में ऑक्सीजन में मिलती है तो चांस है कि इसमें से तेज रोशनी निकले और ये चमकती हुई दिखाई पड़े, फिर जल जाए। आपको लग रहा होगा कि नेचुरल एक्सप्लेनेशन ही ज़्यादा अच्छा है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि अगर ऐसा ही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हर साल एक ही समय पर ऐसा होता है। एक दूसरा तर्क कहता है कि नागा फायरबॉल्स के इस एग्जैक्ट टाइमिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि अफरा तफरी मचाने के लिए कोई हर बार इसी समय यहाँ पर रोशनी की गोलियों से निशाना लगाता हो, जिससे कि टूरिज्म बढ़े। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन ऊपर वाली किसी भी एक्सप्लेनेशन से शांत नहीं हो पाया। मुझे तो बस यही पता है कि अगर मैं कभी मेकोंग नदी के किनारे पर बैठूंगा तो मीथेन गैस मास्क और गरुड़ द्वार की तलवार लेकर ही बैठूंगा। क्या पता कब नागा सांप दर्शन देने के लिए आ जाए, है ना। ला बॉम्बा। अब जब हमने एक ऐसी नदी देख ली है जो आसमान में तेज रोशनी फेंकती है, तो कैसा हो अगर हम उसे भी देख लें जो कि खुद की गर्मी से खुद को ही जला लेती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की गहराइयों में छुपी पेरू के पुएर्टो एनका में है शने तिम्पिश्का यानी कि ला बॉम्बा। इस अमेज़न नदी के 4 मील लंबे पार्ट का टेम्परेचर 113 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऐसी गर्मी जो कि आसानी से बस 1 सेकंड के कांटेक्ट से ही 3rd डिग्री बोन्स देने की ताकत रखती है। इसके नाम का असल मतलब है सूरज की गर्मी से उबला हुआ। लेकिन शने तिम्पिश्का की गर्मी का असल कारण अभी भी राज है। आप जानते हैं कि बाकी गर्म पानी के सोर्स वॉल्केनो के पास होते हैं और उसके मैग्नेटिक सिस्टम के कारण गर्म होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल चाइनीज स्प्रिंग को देख लीजिए, जो कि यूएसए के व्योमिंग में येलोस्टोन नेशनल पार्क में है। गीजर के पास एक ऐसा अजीब ऑरेंज कलर थर्मोफिल्स नाम के बैक्टीरिया के कारण है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है।
जब ये पानी के नीले रंग से मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई पोर्टल खुल गया हो। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कोई भी पायलट इसके ऊपर से उड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन चाइनीज स्प्रिंग से ठीक उल्टा ला बॉम्बा सुनहरे रंग का नहीं है, न ही ये मैग्नेटिक एरिया के पास है। इनफैक्ट ला बॉम्बा के सबसे करीबी वॉल्केनो सिकाराजो की दूरी भी 40 मील है। हमारे पास जो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है वो है कि बारिश का पानी ऊपर से बहकर बहुत नीचे जमीन के भीतर चला जाता है, जहाँ ये चट्टान और धरती के निचले हिस्से की गर्मी के कारण गर्म होता है। फिर ये वापस धरती की सतह पर आ जाता है और नदी में मिल जाता है। जहाँ मैं गर्म पानी के फव्वारों का दीवाना हूँ, वहीं से देखकर लगता है कि जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाकर रखो भाई। ब्रिज वाटर ट्राइंगल। साउथ ईस्टर्न मैसाचुसेट में अबिंगटन, फ्रीटाउन और रेबोथ के बीच 200 मील तक ये ब्रिज वाटर ट्राइंगल फैला हुआ है। और यही है हमारा अगला बरमूडा, जहां बरमूडा ट्राइंगल को गायब होने वाली घटनाओं से जोड़ा जाता है। वहीं इस पॉलीगन को डरावनी चीजें दिखने के लिए जाना जाता है। इस एरिया में कई बार भूत, उड़ती हुई अजीब चीजें, अजीब जानवर देखे गए। कई बार तो यहाँ पर जानवरों को बलि देते हुए भी देखा गया है। सबसे ज्यादा फेमस किस्सा है कि जो ड्राइवर रूट 44 से रात में सफर करते हैं, उन्हें रात में कुछ अजीब सी परछाई दिखती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि हर बार इस अजीब आदमी की दिखावट एक ही होती है, लाल शर्ट, गंदी जीन्स, जूते और लंबे लाल बाल, लंबी घनी दाढ़ी। ड्राइवर्स कहते हैं कि उन्होंने जब उसे यहाँ वहाँ घूमते पाया तो लिफ्ट देनी चाहिए, लेकिन फिर वो जैसे ही कार के पीछे वाली सीट में बैठता है तो बस उनको घूरता रहता है। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन कभी कभी एकदम हंसने लगता है। फिर जब ड्राइवर गाड़ी रोकने की धमकी देता है तो ड्राइवर की आंखों के सामने से ही गायब हो जाता है। जहाँ इस अजीब आदमी की कहानी बहुत ही डराने वाली है, वहीं इन विजन्स का एक्सप्लेनेशन इससे भी ज्यादा डरावना हो सकता है। रात में लंबे सफर के दौरान रात के अंधेरे के कारण ड्राइवर की आंखें एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाती हैं, जैसा कि नींद आने से ठीक पहले होता है, जिसके कारण हेलुसिनेशन होने लगते हैं। लेकिन इस बात की कोई सफाई नहीं कि भला इतने सारे ड्राइवर को एक ही हेलुसिनेशन ब्रिज वाटर ट्राइंगल पर क्यों होता है। लेकिन इस कहानी के अलावा एक और एक्सप्लेनेशन हो सकता है। इस तरह के हिप्नोटिक स्टेट में जिस ड्राइवर ने पहले से ही ये किस्सा सुन रखा होता है, वो इसको खुद ही इमेजिन करने लगता है, ठीक किसी खुद की कही भविष्यवाणी की तरह। हमारा दिमाग अंधेरे में खुद के हिसाब से खाली जगह पर कुछ भरने की ताकत रखता है। तो इस किस्से का अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है बताइए। जो भी हो, मुझे तो उससे यही सीख मिली कि अपना दिमाग हिप्नोसिस से कोसों दूर रखना चाहिए और लंबे काले सफर पर थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना बिल्कुल ना भूलें। होइए बाचू सर्किल। नॉर्थ रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया एरिया में एक जंगल है जो कि अपनी बनावट और गायब होने के किस्सों के चलते अपनी रूह कपा सकता है। होइए बाचू जंगल के बारे में जो लोग जानते हैं वो इसे सुपर नेचुरल कहते हैं। इसे दुनिया का सबसे जानलेवा जंगल कहा जाता है और यहाँ तक कि कई तरह के किस्से मशहूर हैं। एक लोकल आदमी यहाँ अपनी 200 भेड़ के साथ गया और गायब हो गया, फिर वो कभी दिखा नहीं। एक 5 साल की लड़की भी इस जंगल में गायब हो गई, लेकिन 5 साल बाद वो वापस नजर आ गई। लेकिन उसने सेम कपड़े पहन रखे थे और उसकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी थी। जाहिर इन किस्सों को सच साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, ना ही रोमानिया के अखबारों में ऐसी किसी घटना का जिक्र है। लेकिन आज तक भी जंगल में जाने वाले लोग लगातार डर और उल्टी जैसी फीलिंग आने का दावा करते हैं और कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनको देख रहा हो। ये चीज़ें उस एरिया में होती हैं जहाँ पेड़ बढ़ते नहीं और इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। साइंटिस्ट ने यहाँ की मिट्टी की टेस्टिंग की और पाया कि इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो क्या वाकई यहाँ कुछ अजीब हो रहा है? ये चाहे कितने भी अजीब लग रहे हो, लेकिन जंगल के बीच में ऐसे थोड़े बहुत बंजर इलाके बड़े आम हैं और बेडरॉक्स के कारण हो सकते हैं जो पेड़ों की जड़ों को बढ़ने नहीं देते। और क्योंकि होइए बाचू के ज्यादातर पेड़ ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि जैसे उन्होंने कंकाल पहन रखा हो, तो इसीलिए ये बात जाहिर है कि यहाँ जाने वाले लोगों को डर महसूस होता होगा। खैर, चाहे जो भी हो, मैं अगली ट्रिप होइए बाचू में करने के बारे में कभी भी सोच भी नहीं सकता मेरे भाई। लेक बैकाल। साउथ साइबेरिया की लेक बैकाल न सिर्फ सबसे बड़ी, गहरी और पुरानी साफ पानी की झील है, बल्कि ये सबसे ज्यादा अलग भी है। शुरुआत के लिए देखिए कि ऑफिशियल रशिया स्टेट ने क्लेम किया कि 1982 में सोवियत यूनियन के नेवी डाइवर्स लेक बैकाल में 160 फीट नीचे अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। तभी उनको 10 फीट लंबा इंसानी रूप का कुछ दिखाई दिया। इससे भी अजीब बात यह कि इसने सिल्वर रंग का स्विमसूट और स्फेरिकल हेलमेट पहन रखा था। जब डाइवर्स ने इसे नेट में पकड़ना चाहा तो वो क्रिएचर ऐसे पीछे पड़ा कि डाइवर्स को सीधा लेक के ऊपर आना पड़ा। इस ऑफिशियल सोर्स के अलावा इस हादसे का दूसरा कोई प्रूफ नहीं है और उस समय के बाद से किसी भी लेक बैकाल में तैरने वाले ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। जहाँ ये पानी के सिल्वर एलियन का असली होना बेशक शक से भरा हुआ है, वहीं लेक बैकाल में ऐसी भी कई चीजें हैं जो कि सच में हैं।
हर सर्दी में चमचमाती 50 फीट की टर्कोइस मूर्तियां झील की जमी हुई सतह पर न जाने कैसे आ जाती हैं। इससे भी अजीब ये है कि लेक बैकाल की वेस्टर्न किनारे पर यह सफेद डिस्क जमी हुई बर्फ के ऊपर आ जाती है। इन सभी को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि झील में कुछ तो अजीब चल रहा है, लेकिन असल में ये बस बर्फ है जो कि नीचे के पानी के प्रेशर के कारण ऊपर आ जाती है। लेकिन फिर भी सिर्फ मैं इस सुंदर चीज को अपने घर के डेकोर में शामिल नहीं करना चाहूंगा, है ना? आप भी इसे अपने घर पर ले जाना चाहते हैं, फिर चाहे ये पिघल कर खा पेट ही क्यों ना बर्बाद कर दे। जहां तक बात है इन सॉसर के शेप के बबल्स की, ये हैं मीथेन के जमे हुए पैकेट्स जो कि लेक की सतह में पानी पर पाई जाने वाली चीजों के कारण ऊपर आ जाते हैं। तो जहां लेक बैकाल से जुड़े सभी रहस्य बस बर्फ पर आकर रुक जाते हैं, वहीं ये झील वाकई में एक नेचुरल वंडर है, वो भी बिना एलियंस के। और हम ये बात बिल्कुल नकार नहीं सकते कि ये झील 1 मील गहरी है। ये चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, इनकी गहराई का हर पार्ट रहस्य से भरा हुआ होगा। किसी को क्या पता गहराइयों में क्या राज छिपे हुए हैं, है ना? भूले बिसरे पिरामिड। आपने इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में सुना होगा, लेकिन आप इस बात से अनजान होंगे कि इससे भी बड़े और पुराने पिरामिड इंडोनेशिया में धंसे हुए हैं। वेस्ट जावा के माउंट साडा ह्यूरिप के स्लोप आज खेती के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इन पहाड़ों का शेप पिरामिड जैसा है। सबसे बोल्ड थ्योरिस्ट का कहना है कि ये बहुत ही पुराने पत्थर से बने पिरामिड हैं जो कि बस घास और मिट्टी में धंस गए हैं। इनमें कई पुरानी सभ्यताओं के खजाने छिपे हुए हैं। जहाँ ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा करीब 4500 साल पुराने हैं, वहीं माउंट साडा ह्यूरिप के पहाड़ों की कार्बन डेटिंग 6500 साल पुरानी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इससे भी पुरानी सभ्यता ने इतना इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर बना लिया हो? सच कहें तो इसके इंसान के द्वारा बनाए गए शेप के अलावा इस बात के कोई और पुख्ता सबूत नहीं है, बल्कि जियोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि माउंट साडा ह्यूरिप असल में एक वॉल्केनिक कोन था जो कि नेचुरली ही लावा के कारण स्लो बन गया। इसके कारण और कई थ्योरी हमारे पास है नहीं, क्योंकि इसके अलावा की गई रिसर्च यहाँ के किसानों ने कभी भी पूरी जानकारी नहीं दी है। अगर मैं एक लोकल होता तो मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा होती कि आखिर मेरे खेत के नीचे है क्या, लेकिन मुझे लगता है 2 वक्त की रोटी ज्यादा जरूरी है ना? स्पॉटेड लेक। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के ओकनगन वैली में ये प्रकृति का नमूना है जो और कहीं नहीं है। गर्मियों के समय में इस स्पॉटेड लेक का पानी सूख जाता है और इस मल्टी कलर लेक की सतह का लेपर्ड प्रिंट हमको देखने को मिलता है। जहां हमारे बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री बनाने वाले अपनी डरावनी कहानियों के लिए जाने जाते हैं, वहीं इस लेक को कनाडा की सबसे जादुई जगह माना जाता है। यहाँ तक कि लोकल ओकनगन ट्राइब इस जगह को भगवान की कृपा मानते हैं। इनका मानना है कि हर रंगीन गोले को अपनी अलग हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। जहां मैं भगवान में पूरा भरोसा रखता हूं, वहां मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर भैया यहाँ पर चल क्या रहा है। मालूम पड़ता है कि स्पॉटेड लेक एक सेलाइन एंडोरहैक लेक है, जिसका मतलब होता है इसका पानी बाकी झीलों की तरह नदी या नालों में नहीं मिलता। आसपास की बरसात और बर्फ का पानी, मिनरल और नमक इस झील में कई सदियों से गिर रहे हैं और यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। जब इस झील का पानी हर गर्मी में सूख जाता है तो इस जगह जमे हुए नमक और मिनरल से भरे हुए पूल के निशान रह जाते हैं। यह हर पूल का रंग उसमें जमे मिनरल कंसंट्रेशन से डिटरमाइन होता है, जिसमें कैल्शियम, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट शामिल हैं। जहां इन लेक से जुड़ी स्पिरिचुअल बातें सबका मन यहाँ खींच लेती हैं, वहीं इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसे और ज्यादा जादुई बना देता है। कजाकिस्तान पेंटाग्राम। शुक्र है सैटेलाइट इमेज का कि हम अपने घर के आराम से ही दुनिया भर की रहस्यमय जगहों को देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप गूगल मैप्स पर जाकर द बर्मुडा ट्रायंगल सर्च करें, क्यों ना हम देख लें 2009 में गूगल अर्थ इमेज ने कजाकिस्तान के सुनसान कोने में 5 कोनों वाला सितारा और गोला दिखाया। ये जल्दी ऑनलाइन वायरल भी हो गया। ना कि ये पेंटाग्राम डायमीटर में 1200 फीट बड़ा है, बल्कि ये सुनसान भी है, जिसका सबसे करीबी शहर है लेस्कोवस्क, जो कि इससे 12 मील दूर है। क्योंकि अंदर की तरफ का पेंटाग्राम अच्छा संकेत नहीं माना जाता और इसे कई बार बेफोमेट के ऑकल्ट सिगिल से जोड़कर देखा जाता है, जो कि एक शैतानी ऑर्गेनाइजेशन है। कई ऑनलाइन थ्योरिस्ट कहते हैं कि यही लोकल कल्ट अपने रिचुअल्स के लिए इस जगह का यूज करते रहे होंगे। वहीं लोकल सोर्सेज का कहना है कि ये नॉर्मल सा लेक साइड पार्क है। जब कजाकिस्तान को 1991 में आज़ादी मिली तो उससे पहले वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, जिसमें स्टार का सिंबल यूज बिल्डिंग, फ्लैग्स और मॉन्यूमेंट को सजाने के लिए किया जाता था। हो सकता है पार्क का स्टार शेप सोवियत के कारण ही है, जिससे सोवियत यूनियन से अलग होने पर अकेला छोड़ दिया गया होगा। जहां जरूरी नहीं कि इस पेंटाग्राम पार्क में कल्ट की एक्टिविटीज होती हो, वहीं ये पूरे तरीके से सेफ ही फील नहीं करवाता कि यहाँ दोपहर की पिकनिक मनाई जा सके।
डेड वुले। जहां बरमुडा ट्रायंगल में अजीब हरकत होने की खबरें 1950 से शुरू हो गई थी, वहीं हमारी अगली अजीब साइट की अजीब हरकतें देखने के लिए हमें 650 साल पीछे जाना होगा। नामीबिया के सेंट्रल नामेब नोक्लुफुत नेशनल पार्क में ये एलियन लैंडस्केप है जिसका नाम है डेड वुले। अजीब बात यह है कि ये हड्डियों जितनी सूखी जगह काले कैमलथोर्न पेड़ों की कब्र है जो कि अंदाजन 650 साल पहले ही मर गए थे। लेकिन ये हड्डियों के ढांचे जैसे पेड़ इस बंजर जमीन में आखिर उगे तो उगे कैसे? और भला कौन सी शक्ति के कारण यहाँ खड़े, जहां ये किसी पुराने रेगिस्तान के श्राप जैसा लग सकता है जिसने इन डरावने स्ट्रक्चर को अपनी जगह से हिलने नहीं दिया। वहीं इसका असली जवाब है इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। करीब 900 साल पहले डेड वुले में गजब की बरसात हुई जिसके कारण से पास ही की नदी में सोकाप में बाढ़ आ गई। इसके पानी से ही पास के कैमल ट्री पोषण लेते थे, लेकिन जैसे ही क्लाइमेट बदला और टीलों के कारण डेड वुले का पानी आना बंद हुआ तो सफेद मिट्टी और पेड़ सूखने लगे और मर गए। इस एरिया में सूखा पड़ गया जिसके कारण लकड़ी सड़ नहीं पाई, जिसके कारण इस रेगिस्तान में पेड़ काले रह गए। हे भगवान, शायद हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि भला इन बेचारे पेड़ों ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या काम किया जो इस जन्म में इनको ये सब झेलना पड़ा। ये तो असली रहस्य मेरे भाई। मीर माइन। यह अजीब सा छेद ईस्ट रूस के मिरनी शहर में है। इसे मीर माइन कहते हैं। ये बड़ा सा छेद 4000 फीट चौड़ा और 1700 फीट गहरा है और 1957 से 2001 के बीच इसे हीरे की खुली खदान के जैसा काम में लिया जाता था। अजीब बात यह है कि इस छेद के ठीक ऊपर ही नो फ्लाई जोन है। लेकिन भला क्यों? मानो ना मानो, कहा जाता है कि इस छेद में इतनी ताकत है कि उड़ते हुए एयरक्राफ्ट को अपने भीतर खींच सके। कैसे, आप पूछेंगे? वेल, अगर होल काफी गहरा है तो धरती अपने भीतर हवा गर्म रखेगी। इसकी लोअर डेंसिटी के कारण हवा गर्म उठती है जबकि हवा ठंडी धंसती है। तो मीर माइन में इस भयानक टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कई सारे मूवमेंट होते हैं। मीर माइन से उठती हुई गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है और इसीलिए प्लेन को ठंडी हवा के कंपैरिजन में कम लिफ्ट देती है और इसके कारण जिस ठंडी हवा में वो पहले उड़ रहा था उसमें और इसमें एकदम से बदलाव आ जाता है। क्योंकि टेम्परेचर इतनी तेजी से बदलता है इसीलिए प्लेन अपना एल्टीट्यूड खो सकता है और माइन में आकर गिर सकता है। जहां इस अजीब हरकत का शिकार कोई भी प्लेन नहीं बना है, वहीं अगर मैं पायलट होता तो मुझे लगता है मैं इसके ऊपर उड़ने से बेहतर बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ना पसंद करता मेरे भाई। इम्पॉसिबल फॉरेस्ट। ये जंगल पोलैंड के पोमरानिया एरिया में है जहां पर 400 पाइन के पेड़ हैं। ये सभी नीचे से नॉर्थ की तरफ झुके हुए हैं और वो भी करीबन 3 से 9 फीट और फिर वापस से नॉर्मल खड़े हैं। ये क्या है, कोई नहीं जानता। और कैसे? कुछ लोगों का कहना है कि जब पेड़ बढ़ रहे होंगे उसी समय तेज तूफान आया होगा जिसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन ये थियरी इस बात को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। भला ये पेड़ बाकी नॉर्मल जंगल के पेड़ों से क्यों घिरे हुए थे जो कि एकदम नॉर्मल है? कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि इन लकड़ियों का शेप इंसान ने जानबूझकर ऐसा किया जिससे कि वो बाद में से आराम से नाव बनाने में यूज कर पाए। लेकिन अगर ये सच है तो इसका जिक्र किसी डॉक्यूमेंट में क्यों नहीं है? और ऐसा काम करने में जो औजार इस्तेमाल किए गए वो आज तक हमारी नजरों से छुपे हुए क्यों रह गए? आज के लिए यही कहूंगा कि इस जंगल का ये एरिया एक हमारे लिए रहस्य है। अगर आपको इसका कोई एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। मैग्नेटिक आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया की टाउन्सविले के किनारे से 5 मील दूर है मैग्नेटिक आइलैंड जो कि पर्याप्त नेचुरल ब्यूटी देता है, लेकिन यहाँ अजीब और डरावने हादसे भी घर कर लेते हैं। मैग्नेटिक आइलैंड, इसका नाम 1770 में से मिला जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक ने इसको ढूंढा। इस आइलैंड की मैग्नेटिक पावर शिप के कंपास से सही काम नहीं दे रही थी। इस मैग्नेटिक एबनॉर्मलिटी को फिर कभी नोटिस नहीं किया गया, लेकिन जो हम नोटिस कर सकते हैं वो ये कि आज तक इस आइलैंड के किनारे पर 20 जहाज डूब चुके हैं। ये जहाज़ों की कब्र वाला आइलैंड अपने साथ इतने हादसे बटोर चुका है कि इसे ऑस्ट्रेलिया का खुद का बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं। इस मैग्नेटिक आइलैंड के किस्से में एक बात और जोड़ देता हूँ, इसके पास लोच नेस मॉन्स्टर जैसे बीज दिखने के कारण जुड़ जाते हैं। अफवाह यह है कि जब जहाज आराम से अपनी छुट्टियों के मजे ले रहे होते हैं उस समय ये मॉन्स्टर मैग्नेटिक आइलैंड पर उन पर अटैक करता है, लेकिन फिर हमें मालूम पड़ता है कि ये जहाज़ों का कब्रिस्तान असल में इतना भी सुपर नेचुरल नहीं है। इनफैक्ट कई जहाज साइक्लोन की वजह से डूबे, वहाँ कई इंसानों की गलतियों के कारण भी हैं। और रही बात मॉन्स्टर के दिखने की, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि वो असल में मॉन्स्टर नहीं बल्कि डूबते जहाज़ों के पार्ट्स या फिर पेड़ की टूटी हुई टहनियाँ हैं। और अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और फिश का भी घर है, तो जाहिर है कि हो सकता है इस अजीब से प्राणी को लोग मॉन्स्टर समझ लेते होंगे। लेकिन भले ही मैग्नेटिक आइलैंड के हर किस्से का एक्सप्लेनेशन हमारे पास है, लेकिन फिर भी इसमें कोई तो मैग्नेटिक चार्म है जो इसे अपनी ओर खींचता है। स्किन वॉकर रंच। नॉर्थ ईस्टर्न यूटा की हरियाली में एक 512 एकड़ का रियल एस्टेट है जो कि जीता जागता बड़ा सपना, और इसको कहते हैं स्किन वॉकर रंच। 1994 में टेरी और ग्वेन शेमन ने इसको खरीदा।
लेकिन इस प्रॉपर्टी की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के कारण 18 महीनों में इसको यहाँ से जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें अनगिनत यूएफओ यहाँ देखने को मिले और साथ ही ऐसी अजीब आवाजें सुनाई दी जिन्हें वो समझ नहीं पा रहे थे। उनके जानवर एकदम से गायब होने लगे या फिर उनके ऑर्गन ठीक से किसी सर्जिकल प्रोसीजर जैसी सटीकता से गायब होने लगे। टेरी शेरमन ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने नॉर्मल भेड़िए से 3 गुना बड़ा भेड़िया देखा, जिसकी लाल चमकती आंखें थीं, उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता था। जो लोग भूत पिशाच में भरोसा रखते हैं उनका कहना है कि ये स्किन वॉल्कर रंच है, जो कि नेटिव अमेरिकन लेजेंड है। लोकल्स का तो ये भी कहना है कि ये आकार बदलने वाले मॉन्स्टर इस एरिया में 1800 में दिए गए नवाजा ट्राइब के श्राप के कारण घूमते हैं। इसी तरह के इंटरप्रिटेशन देते हुए ऑनलाइन थ्योरिस्ट का कहना है कि रंच के आसपास इंटर डायमेंशनल गेटवेज भी हैं, जिससे कि उस दुनिया के प्राणी इस दुनिया में आ सकते हैं। लेकिन कुछ शकी लोगों का कहना है कि ये सब डराने वाले किस्से शेरमन्स ने अपने फायदे के लिए फैलाए हैं। शेरमन के आने से 60 साल पहले तक यहाँ ऐसी कोई भी हरकत नहीं सुनाई दी और तब से इसके कोई खास सबूत भी सामने नहीं आए। ये भी हो सकता है कि ये वाकई डिल्यूजन का रिजल्ट हो। हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है जहाँ पर अकेले रहने वाली कम्युनिटीज में ऐसी अफवाह फैलाई जाती है। ये तो समझ आ गया, लेकिन शायद असली एक्सप्लेनेशन अभी भी सबूतों से कोसों दूर है। हो सकता है ये सब यहाँ की जियोग्राफी के कारण हो रहा हो, चाहे जो भी असलियत हो। मगर मैं तो बस एक फैमिली को डिनर टेबल पर स्किन वॉकर रंच की कहानी डिस्कस करते हुए इमेजिन कर सकता हूँ। बेबी, क्या आज तुमने हमारे घर के ऊपर उड़ते हुए स्पेसक्राफ्ट को देखा? ओह डार्लिंग, शायद मैं कहीं पर खोई हुई थी इसलिए ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बड़े पैर वाला हमारी गाय चुराना चाहता था। इन सभी रहस्यमयी जगहों में से आपको किसने हिलाकर रख दिया? क्या आपको भी बरमूडा ट्रायंगल से ज्यादा रहस्यमयी जगह पता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।